तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स ऑफ ए कर्व सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v reaches up to a maximum height of 3v square 4g with respect to the initial position the object is। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है ए यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो एक कर्व सरफेस है जिसमें रोल कर रहा है वेलोसिटी v से। अब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया जो है 3v स्क्वायर 4g। तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है ये पूछा है। बेसिकली हम लोग को क्या ऑब्जेक्ट है वो पूछ रहा है। एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या ऑब्जेक्ट है ये। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये बॉल है तो एक कर्व सरफेस है जिसके ऊपर इनिशियल वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं और ये मैक्सिमम हाइट 3v स्क्वायर 4g तक पहुंच सकता है। तो हम लोग को पूछा है ये है क्या। ऑप्शन में दिया ये रिंग है, सॉलिड स्फीयर है, होलो स्फीयर या डिश है। तो अभी हम लोग करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। जब ये बॉल इनिशियल था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो यू इनिशियल होगा वो 0 होगा। अभी हम लोग को वर्क एनर्जी थ्योरम तो पता है, सिंस क्यों यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन होगा। तो इसकी वजह से हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अभी देखिए जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का जो थ्योरम है वो क्या बोलता है, यू आई प्लस के आई इक्वल यू एफ प्लस के। इनिशियल पोटेंशियल तो ये 0 होगा, क्यों, जब ये रेस्ट पे था तो इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है। जब इनिशियल यहाँ पे था ये तो इनिशियल यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है, तो जब ये ग्राउंड पे था तो ये यहाँ पे कोई इसका पोटेंशियल नहीं है, इसकी वजह से इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा 0। अभी जो काइनेटिक इनिशियल है ये दो चीज़ों की वजह से आ रहा है। एक देखिए, एक तो ये वेलोसिटी से जा रहा है हाफ mv स्क्वायर से होगा जो टेंजेंशियल एनर्जी है, और एक है ये रोटेट भी कर रहा है तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो दो चीज़ों की वजह से आ गया, एक काइनेटिक टेंजेंशियल और एक रोटेशनल की वजह से। तो देखिए कैसे करेंगे। अभी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो होगा यहाँ पे जब पहुँच जाएगा तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा जब यहाँ तक पहुँचेगा तो जो फाइनल पोटेंशियल आएगा वो होगा mg एच, जो एच है वो होगा 3v स्क्वायर 4g। तो अभी देखिए हम लोग, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होगा, क्यों, जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये बॉल रेस स्टॉप होगा ना, मैक्सिमम है यहाँ तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा 0 होगा, इसकी वजह से जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी 0 हो जाएगा। अभी देखिए इसको कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे टी स्क्वायर 4g mv स्क्वायर हाफ ऑफ आई, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को v/r होल स्क्वायर mg
3v² 4g। समझ में आया कैसे कर रहे हैं। अब जब हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे तो आई का जो वैल्यू होगा, मैं आप एक बार खुद ट्राई करना, मैंने करके रखा है इसलिए डायरेक्ट कर देता हूँ। जो आएगा वो आएगा mr²/2। और हमें सबको पता है जो mr²/2 है वो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का। तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, therefore object will be disk। तो ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। तो एक बार फिर से देखते कैसे किया। ये जो एक ऑब्जेक्ट है जो एक कर्व सरफेस पे जा रहा है और ये मैक्सिमम है 3v² 4g तक जा सकता है, जो v वेलोसिटी से जा रहा है। अभी यहाँ पे ग्राउंड पे जब ये था उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। अभी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो दो चीज़ों की वजह से आ रहा है। एक ये ट्रांजिशनल मोशन की वजह से एक हाफ mv² आ रहा है, और जब ये ट्रांजिशनल मोशन आया है तो ये रोटेट भी हो रहा है ना, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आया है। तो दोनों की दो चीज़ों की वजह से आ रहा है, ट्रांजिशनल और रोटेशनल ये। और जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो mgh होगा 3v² 4g तक जब पहुँचेगा। और जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा वो तो 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं होगा, वो रुक जाएगा ऑब्जेक्ट। जब कैलकुलेशन किया जो आया mr²/2, तो ये जो आई है ये तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्क होगा। तो ऑप्शन डी करेंगे। मुझे लगता है ये सब आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से करके घर में देखना आप लोग। तो अभी जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A mass 2 kg is suspended from two coupled springs connected in series. The force constant for spring are 24.5 Newton per meter and 25.5 Newton per meter. The time period of the suspended mass is, मतलब ये 2 kg का मास है, तो स्प्रिंग है जो सीरीज में कनेक्टेड है उससे सस्पेंड करके रखा है। जो फोर्स कांस्टेंट है स्प्रिंग का वो दिया हुआ है 24.5 एंड 25.5। तो उस सस्पेंडेड मास का टाइम पीरियड कितना होगा ये निकालने के लिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। एक मास है जो सस्पेंडेड है, 2 स्प्रिंग, ये स्प्रिंग जो सीरीज में कनेक्ट है और ये मास 2 kg का दिया हुआ है। अभी जो कांस्टेंट है स्प्रिंग का वो दिया हुआ है 24.5 एन मीटर्स वन, और K2 दिया हुआ है 25.5 एन मीटर्स वन। तभी हम लोग को पूछा है जो ये मास है इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो हम सब जानते हैं जो टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग में वो होता है 2π√m के इक्विवेलेंट। ये सबको आता है, यह डिराइवेशन है, लेकिन मतलब एक फॉर्मूला की तरह सब याद रख सकते हैं। टाइम पीरियड जो होता है स्प्रिंग में होता है 2π√m/k इक्विवेलेंट। केस के मतलब डिफाइंड केसेस में ये डिफाइन हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो होता है वो 2π√m/k इक्विवेलेंट। इसका डिराइवेशन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी देखिए जो k इक्विवेलेंट होगा, सिंस ये पैरेलल कनेक्शन सीरीज कनेक्शन में है तो होगा K1 K2 K1 + K2। अभी जो हम ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 24.5 × 25.5 50, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 12.5 के बराबर। अभी सिंस K इक्विवेलेंट आ गया, अभी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं हम 2π√m 12.5 2π√2 12.5। तो अब जब हम करेंगे तो ये आएगा 2.58 सेकेंड, मतलब आप लोग मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.5। सिंस ये ऑप्शन में 2.5 दिया हुआ है तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ए करेक्ट होगा। अभी देखिए कैसे किया मैंने। फिर से जो मास है वो जो स्प्रिंग है वो सीरीज में कनेक्शन है और उस स्प्रिंग से एक मास 2 kg का सस्पेंडेड करके रखा है। अभी हम लोग को टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला है। सो वी बेसिकली नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग कनेक्टेड with any mass is equal to T = 2π√m/k equivalent. Here we have to find out, we know the m mass is given
So the unknown factor here is only K equivalent. So we have to find K equivalent. Since it is connected in series connection, so K equivalent is equal to K1 K2 K1 plus K2, and after we calculate it, we get the value of K equivalent is approximately equal to 12.5. Then putting the value of K equivalent in time period equation, then we have got the answer of 2.58 second, that is approximately 2.5 second. So it satisfied the equation 1. So we have got the answer A as the answer. तो बेसिकली यहाँ पे हमको A मिल गया आंसर. तो अभी ये मुझे लगता है ये आप सबका समझ में आ गया है. तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, और आप लोग एक घर में खुद से एक बार ट्राई करना. ऐसी water drops are falling at regular intervals from a water tap situated at a height of 5 meters from the ground. Just at the moment the first drop touches the ground, the third drop comes out. At that moment the height of the second drop of water from the ground will be. मतलब एक वाटर ड्रॉप है जो रेगुलर इंटरवल में टैप से गिर रहा है, जिसका हाइट टैप ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर है. तो जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड में टच होगा तब थर्ड ड्रॉप टैप से निकलता है. तो उस मोमेंट पे सेकेंड ड्रॉप को ग्राउंड में कितना हाइट होगा ये पूछा है हम लोग को. तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे. तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला है एक टैप है. ये टैप मान लीजिए आप लोग, पानी गिर रहा है. ये टैप है जो ग्राउंड से 5 मीटर के ऊपर है. पता है ये टैप नहीं जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन मान लीजिए टैप है. आप लोग ऐसे भी आर्ट में थोड़ा कमज़ोर हो, तो ये ग्राउंड से 5 मीटर के ऊपर है. अभी ये यहाँ पे ये बोल रहा है ये जब जो फास्ट ड्रॉप है टैप का, मान लीजिए ये फास्ट ड्रॉप है, जब ये ग्राउंड पे पहुँचा तो यहाँ से थर्ड ड्रॉप निकलना शुरू किया. तो ये थर्ड ड्रॉप है और ये सेकेंड ड्रॉप, और ये ड्रॉप के भी थर्ड ड्रॉप सेकेंड ड्रॉप या फर्स्ट ड्रॉप जो टाइम इंटरवल वो सेम है. तो हम लोग मान लिया टाइम, इसमें टाइम इंटरवल टी, समझ पाया, टी मान लिया. अभी थर्ड ड्रॉप और सेकेंड ड्रॉप में जो हाइट है उसको मान लिया हम लोग एक्स, और सेकेंड और फर्स्ट ड्रॉप में जो हाइट है इस मान लिया. तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है इस सेकेंड और फर्स्ट ड्रॉप में हाइट कितना होगा. जो भी थर्ड ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचेगा, फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचेगा, थर्ड ड्रॉप नीचे गिरना शुरू होगा. तो इस सेकेंड और फर्स्ट ड्रॉप में कितना हाइट होगा. तो देखिए अभी हम कैसे कटेंगे. ये टाइम इंटरवल जो है इक्वल है, सेम है, इसलिए हमने टी ले लिया. अभी लिखता हूँ, लेट द टाइम इंटरवल बी टी. अभी जब यहाँ पे था तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगा ड्रॉप का वो ज़ीरो होगा. यहाँ पे कुछ वेलोसिटी गेन करेगा और यहाँ पे वेलोसिटी फिर से ज़ीरो हो जाएगा जब यह ग्राउंड में पहुँचेगा. तो जब इनिशियल था तो उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है. तो अभी देखिए हम लोग बेसिकली ये टाइम इंटरवल टी निकालना चाहते हैं. तो देखिए कैसे करेंगे. हम सबको काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला पता है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. एस तो 5 मीटर होगा, ये तो ज़ीरो ही है, इनिशियल बोला, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा ज़ीरो होगा. अभी हाफ यहाँ पे तो ग्रेविटी एक्ट कर रहा है तो 10 होगा. और जो टाइम इंटरवल होगा यहाँ से यहाँ तक तो टी प्लस टी, तो मतलब 2t स्क्वायर. तो ये आएगा हाफ इंटू 10 इंटू 40 स्क्वायर. ये जब कैलकुलेट करेंगे जो t का वैल्यू आया वो आया हाफ. तो ये समझ में आया कैसे किया. अभी देखिए फिर से जो t है वो आ गया हाफ. अभी हम लोग x निकालेंगे. क्यों? क्योंकि जो x प्लस एच होगा वही तो 5 के इक्वल है. अगर x निकाल लिया तो इस आसानी से निकल आएगा. अभी देखिए x इसलिए निकालूंगा क्योंकि हमको वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो है, पता है इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है.
टाइम पता है तो x निकालने के लिए आसान है। तो देखिए कैसे निकालेंगे x को, x इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ए तो 0 है, हाफ टेल इंटू 1/4, तो क्या बचेगा 5/4। तो x जो है 5/4 हुआ। अभी x प्लस एच जो है वो टोटल कितने के बराबर है, 5 के बराबर है, क्योंकि ये टोटल जो हाइट है वो x थर्ड ड्रॉप और सेकेंड ड्रॉप में जितना हाइट है, फर्स्ट ड्रॉप और सेकेंड ड्रॉप और फर्स्ट ड्रॉप में जो हाइट है उसका समीशन है। तो ये देखिए x प्लस एच इक्वल 5, तो एच इक्वल 5 माइनस 5/4 जो आएगा 15/4। अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3.75 मीटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। मुझे लगता है ये सब आप सबको समझ में आ गया कैसे किया। फिर से बता देता हूँ। पहले हमने यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो सेम है, तो इसलिए हमने टी मान लिया, और थर्ड ड्रॉप और सेकेंड ड्रॉप में जो हाइट है इसको x माना, और सेकेंड और फर्स्ट ड्रॉप में जो हाइट है एच मान लिया, और हमें बेसिकली एच निकालना है। तो ये सब बेसिकली काइनेमेटिक्स का ही फॉर्मूला है, सबको पता है। यहाँ से हमने टी निकाल लिया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस पे था, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी सेकेंड ड्रॉप जब पहुँचा तो वहाँ पे कुछ वेलोसिटी गेन किया होगा, लेकिन जब यहाँ से गिरना शुरू किया उस इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी 0 है। तो हमने टाइम इंटरवल निकाल लिया और वहाँ से हमने x निकाल लिया। अब ये x जब निकाल लिया, पता है x प्लस एच जो है वो टोटल हाइट के बराबर है, वहाँ से हमने एच निकाल लिया जो आया 3.75 मीटर, जो ऑप्शन सी है। तो एक बार फिर से ये आप लोग घर में ट्राई करना। तो हम अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two sound wave with wavelength 5 meter and 5.5 meter respectively is propagated in a gas with velocity 330 meter per second. Number of beat that can be expected from then per second is। तो इसमें ये पूछा है दो साउंड वेव है जिसका वेवलेंथ 5 मीटर एंड 5.5 मीटर है, जो प्रोपोगेट कर रहा है गैस जिसका वेलोसिटी गैस में विद वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ बीट कितना हम सुनेंगे एक्सपेक्टेड, तो वो हम लोग को पूछा है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दो साउंड वेव है जिसका वेवलेंथ 5 मीटर एंड 5.5 मीटर रिस्पेक्टिवली है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट दी वेवलेंथ बी λ1 एंड λ2। जो λ1 है वो है 5 मीटर और λ2 है 5.5 मीटर, और वो दोनों प्रोपोगेट कर रहे हैं एक गैस में जिसका वेलोसिटी है 330 मीटर पर सेकेंड। फिर हम लोग को यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ बीट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। तो हम सबको पता है जो बीट है वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है बीट। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और उनको डिफरेंस करेंगे तो वो बीट आ जाएगा। तो अभी देखिए, तो F1 होगा v/λ1 330/5 इक्वल 66 हर्ट्ज। अभी जो F2 होगा v/λ2 जो होगा 330/5.5, तो आया 60 हर्ट्ज। अभी जो नंबर ऑफ बीट्स होगा देयरफॉर नंबर ऑफ बीट्स इक्वल F1 माइनस F2, 66 माइनस 60 इक्वल 6। तो जो बीट आया वो 6 है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेंगे। तो बताते हैं कैसे। तो λ1 है, λ2 दिया हुआ है और वेलोसिटी ऑफ गैस भी दिया हुआ है। फिर हमको बेसिकली डिफरेंट बीट निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी का बीट जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, ये सब हम सबको मालूम है। इसलिए हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाला, F1 निकाला λ1 के लिए और F2 निकाला λ2 के लिए, और जो वैल्यू आया इसको हमने
डिफरेंस किया तो आया 6। तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। तो अभी मुझे लगता है ये आप सबको समझ में आ गया। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज बाय 0.1%, इट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय, एज्यूम दैट द मास डज नॉट चेंज। एक बॉडी है जिसका मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है 0.1% से, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगा ये पूछा है, लेकिन मास यहाँ पे चेंज नहीं होगा। मतलब इस क्वेश्चन में मास कांस्टेंट है। और ये देखते हैं कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जो मोमेंटम है अब एक बॉडी का वो इंक्रीज हो रहा है 0.1%, तो काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगा। और यहाँ पे मास चेंज नहीं हो रहा, मतलब मास कांस्टेंट है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हम सबको पता है जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल p²/2m। अभी यहाँ हम लोग लॉग लेंगे, मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। लॉग के इक्वल 2 log p माइनस 2 log m। अभी इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dk/k इक्वल टू dp/p माइनस 0। ये 0 इसलिए हुआ क्योंकि ये जो मास है वो कांस्टेंट है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो अभी dk/k इंटू 100 इक्वल 2 इंटू dp/p इंटू 100। ने 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम लोग को परसेंटेज निकालना था। तो अभी देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगा 2 इंटू 0.1, ये दिया हुआ है मोमेंटम जो इंक्रीज हो रहा है क्वेश्चन में, तो हुआ 0.2%। ईजी था, आया सबको समझ में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ कैसे किया। यहाँ पे हम लोग को काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा वो पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है वो है क्या है इक्वल p²/2m। तो अभी हमने लॉग लिया, यहाँ पे लॉग के इक्वल 2 log p माइनस 2 log m, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिफरेंशिएट इट, एंड व्हेन वी विल डिफरेंशिएट इट वी विल गेट k इक्वल टू dp/p, and here minus 2 log m, when you differentiate it will be equal to 0 because in the question it is given that m does not change, mean it is constant, so it will be 0, and we have multiplied in 100 because we have to find out the percentage increase basically. So we have got the answer 0.2%, that is option A। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश भी यूज़ कर रहा हूँ, हिंदी भी यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग मतलब जो भी जिस भाषा में समझ सके इसलिए मैं इंग्लिश भी यूज़ कर रहा हूँ, हिंदी भी यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये दोनों भाषा मतलब लैंग्वेज यूज़ करने से आप सबको समझ में आएगा, तो इसलिए मैं दोनों यूज़ कर रहा हूँ। अभी मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है ए सेल ऑफ EMF E इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस R, और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो दिया हुआ है V। तो देखिए मतलब ये क्वेश्चन में क्या समझा रहा है, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखिए ये EMF सेल है जिसका EMF E है, ये इंटरनल जिसका इंटरनेशन स्मॉल r मान लिया हमने, और एक R रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करके रखा है।
जो आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होगा ये पूछा है, और ये टर्मिनल के बीच, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये टर्मिनल के बीच में वो है भी है। तो अभी देखिए ये जो ईएमएफ आ रहा है ये दो चीज़ों की वजह से आ रहा है। एक जो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है भी, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो देखिए जो ई है वो आ रहा है भी प्लस आई, क्या होगा स्मॉलर। तो स्मॉलर क्या होगा ई माइनस बी बाई आई। अभी आई क्या है यहाँ पे ई माइनस भी, और जो आई है ये क्या होगा भी इंटू आर, सॉरी भी बाई आर। तो आई जो है वो होगा भी बाई आर ई माइनस बी बाई आर बाई भी। तो ये आ गया इस रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। तो देखिए फिर से कैसे किया हमने, एक ईएमएफ है सेल का जो ईएमएफ ई दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट करके रखा है, और ये टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और जो रेजिस्टेंस इस सेल के अक्रॉस कनेक्ट करके रखा है वो है आर। तो जो ईएमएफ ई आ रहा है दो चीज़ों की वजह से आ रहा है, एक ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा है। तो ई इक्वल भी प्लस आई है। तो आर का कैसे निकाला ये आप जानते ही, ये कैलकुलेशन ही है सिर्फ। तो ऑप्शन सी ये करेगा। मुझे लगता है ये सब अब ये आपको समझ में आ गया। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।